वेलकम। एडू पल्स अर्थात शिक्षा की धड़कन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं किसी भी टॉपिक का दो वीडियो बनाऊंगा। पहला एक वीडियो होगा जिसमें टॉपिक के ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स को बताया जाएगा, जो जो फ्रंट से बनेगा वीडियो, जिसमें पूरा टॉपिक क्लियर किया जाएगा। दूसरा एक वीडियो होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से सारे प्रश्नों को डील करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न डायग्राम, मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया जाएगा। आफ्टर ऑल आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर ही लिखना है। आप लोग क्वेश्चन आंसर पर ही बहुत अधिक फोकस भी करते हैं। तो दो वीडियो बनेगा। एक वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, भारत में राष्ट्रवाद क्या है, तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। दूसरे वीडियो में भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो आज 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद, उसको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। 2020 में और 23 में आया भी है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए रिक्वेस्ट। तो ये शाब्दिक अर्थ है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और हिंसा के द्वारा अपने शत्रु, जो शत्रु था गांधी जी का या हम भारतीयों का, यानी अंग्रेज का हृदय परिवर्तन करना, यानी अपने पर कष्ट सहना लेकिन सामने वाला को कष्ट नहीं देना। ये था महात्मा गांधी का सत्याग्रह। ये बहुत बड़ा उनका हथियार था, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग आप जानते हैं कि 1917 में चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी करते हैं, और फिर उसके बाद असहयोग सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसका प्रयोग करते हैं। तो क्लियर हो गया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए रिक्वेस्ट। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के द्वारा अपने शत्रु अंग्रेज का हृदय परिवर्तन करना। जो भी सामने वाला है उसके हृदय को परिवर्तन करना, अपने ऊपर कष्ट सहना लेकिन उसको द्रवित करना सामने वाला को, यही है सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी का प्रमुख हथियार था। ठीक, अब आते हैं कुछ और प्रश्न। पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान देता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस प्रकार हेल्पफुल साबित हुआ। ये प्रश्न है, 19 में आया है। चलिए इसको देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जैसे पता है आपको 1914 से 18 तक चला था, 4 साल। जहां मानवता के लिए विनाश का कारण बना, वहीं इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद को बल मिला। राष्ट्रवाद मतलब सामूहिकता की भावना, यानी हम लोग एकजुट हो गए। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान इस रूप में। पहले टैक्स में वृद्धि। युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध में खर्चा बहुत होता है, तो युद्ध में खर्चा बढ़ने से अंग्रेजों ने टैक्स में वृद्धि कर दी। इससे जनता में क्या नाराजगी फैल गई, जिससे राष्ट्रवाद को जन्म हुआ। जनता में क्या हुआ, अत्यधिक टैक्स लगने से लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। तो वो सामने वाले का विरोध करेंगे और विरोध के लिए एकजुट होंगे, तो एकजुट होना ही तो राष्ट्रवाद है ना, तो एकजुट होने लगे। फिर सेकंड है महंगाई। विश्व युद्ध के दौरान खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया, कीमतें लगभग दुगनी हो गई। बढ़ती महंगाई ने लोगों को आंदोलन करने के लिए विवश किया, क्योंकि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो जो आयात निर्यात था, क्योंकि समुद्र के माध्यम से ही हो रहा था, तो पूरी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। तो खाद्य पदार्थों का अभाव होने लगता है, कीमतें बढ़ने लगती है। इससे आम लोगों का जीवन बहुत ही दुश्वार हो जाता है। तो आम लोग क्या करेंगे, अंग्रेज का विरोध करेंगे। विरोध के क्रम में वो एकजुट होंगे, इसमें तो राष्ट्रवाद बढ़ेगा। राष्ट्रवाद मतलब सामूहिकता की भावना, यानी आपस में एक होने की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देश के प्रति प्यार को ही राष्ट्रवाद कहते हैं।
फिर थर्ड है सेना में जबरन भर्ती। तो अंग्रेजों को युद्ध के लिए अधिक से अधिक सैनिक की जरूरत थी, अतः अंग्रेजों ने गांव से युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करना प्रारंभ कर दिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के प्रति काफी रोष हुआ कि अब स्टार्टिंग में अंग्रेज भारत गांव से जबरन युवाओं को भर्ती कर रहे थे, तो उसमें तो रोष था ही। उसके बाद जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो वो सारे सैनिक बेरोजगार हो गए, इससे भी उनमें बहुत रोष था। फोर्थ है मजदूरों तथा दस्तकारों में क्रोध। अंग्रेजों ने भारतीय कुटीर उद्योग का क्रमिक रूप से पतन कर दिया था, अतः मजदूर और दस्तकार अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जैसा कि आपको पता है कि भारत अंग्रेज के आने के पहले कुटीर उद्योगों में विश्व में अग्रणी था। इसके कपड़ों का डिमांड पूरे विश्व मार्केट में था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज ने भारत में कुटीर उद्योग को नाश कर दिया। इसी को बोलते हैं विऔद्योगिकरण, यानी भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। सब जगह उद्योग लगता है, यहाँ क्या था, उद्योग लगा हुआ था उसको खत्म कर दिया। उसी को बोलते हैं विऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कुटीर उद्योगों का क्रमिक पतन ही क्या कहलाता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इससे दस्तकार मजदूर बेरोजगार हो गए, तो अंग्रेजों का वो विरोध करेंगे, तो विरोध के क्रम में आपस में एकजुट होंगे। इसी के बाद आप प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखते हैं कि गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं। तो ये सब सारे फैक्टर मिलके, जो सारे फैक्टर के कारण गांधी जी को आंदोलन जब शुरू करते हैं तो बहुत जन समर्थन मिलता है, क्योंकि अंग्रेज से सभी दुखी थे। चलिए, ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? देखिए, उपनिवेश क्या, किसको बोलते हैं? सॉरी, जब कोई देश किसी दूसरे देश पर जाकर उसके संसाधनों का दोहन अपनी मातृ देश के लिए करता है तो उसको उपनिवेश कहते हैं। जैसे इंग्लैंड का उपनिवेश क्या था, भारत। तो भारत से संसाधनों का दोहन यानी पैसा लूट के अंग्रेज कहाँ ले जा रहा था, इंग्लैंड। तो भारत इंग्लैंड के लिए कॉलोनी हो गया, उपनिवेश हो गया। ठीक, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया, जो राष्ट्रवाद यानी सामूहिकता की प्रक्रिया उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? प्रश्न 16 में आया है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय की घटना उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन से गहरी रूप से जुड़ी हुई थी। इसे निम्न रूपों में समझा जा सकता है। भारत के सभी वर्ग किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के शोषण के शिकार थे, अतः सभी भारतीय सामूहिक शत्रु अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने लगे। देखिए, भारत के सभी वर्ग किसी न किसी रूप से अंग्रेज द्वारा टॉर्चर फील कर रहे थे, तो सबका शत्रु कौन बन गया, अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज हम लोग को टॉर्चर कर रहा था, किसान का, मजदूर का, सबका। तो सब एक सामूहिक शत्रु अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होने लगे। इससे भारत में राष्ट्रवाद आया। राष्ट्रवाद मतलब आपस में एकता का विकास हुआ। हाँ, आपस में एकता का विकास हुआ, सामूहिकता की भावना आई, इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता की भावना का संचार हुआ। सभी जाति वर्ग के लोग विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकजुट हुए। क्या हुआ, औपनिवेशिक शोषण, जो अंग्रेजों द्वारा शोषण हो रहा था, उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शोषण। जो उपनिवेशों द्वारा उपनिवेशों में जो शोषण हो रहा था, औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोगों में आपसी एकता आया। सब जात पात छोड़ के अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होने लगे। तो इसी को में तो सामूहिकता की भावना आएगा, सब एकजुट होंगे तो राष्ट्रवाद पनपेगा। थर्ड है उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि सब उत्पीड़ित थे, सब दमन के शिकार थे। किसान हो, मजदूर हो, दस्तकार हो,
व्यवसायी हो, सभी उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से प्रेरित थे। तो सभी क्या उस अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आंदोलन करेंगे, यानी सामूहिकता की भावना आएगा। यही तो राष्ट्रवाद है। उपनिवेशवादों उपनिवेशवाद के विरुद्ध के क्रम में लोगों ने अपने समाज एवं धर्म में छिपे बुराई को भी देखा और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिससे राष्ट्रवाद को विकास को बल मिला। देखते हैं हम कि जैसे राजा राम हो गए, तो सती प्रथा जो समाज में बुराई थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसी तरह से बाल विवाह को दूर करने का प्रयास किया गया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार जो समाज में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो कुरीतियां थी उसको विभिन्न समाज सुधारी नेताओं के द्वारा क्या किया गया, दूर करने का प्रयास किया। इससे भारत की जो जनता थी वो एकजुट हुई और उसमें सामूहिकता की भावना का विकास हुआ और इस प्रकार राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस प्रकार उपनिवेश विरोधी आंदोलन सभी उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए आधार निर्मित किया। चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब थर्ड प्रश्न, भारत में सामूहिक अपनेपन यानी सामूहिक अपनेपन को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सामूहिक अपनेपन यानी राष्ट्रवाद का भाव विकसित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। कौन कौन से कारक थे जो भारत में सामूहिक राष्ट्रवाद को विकास, यानी अंग्रेज के आने के बाद जो अंग्रेज की गलत नीतियां थी उसी के कारण तो हम लोग एकजुट हुए और आपस में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो उस समय कौन कौन फैक्टर है, कौन कौन कारक है जो हम लोग को एकजुट किया, उसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। भारतीयों में सामूहिक अपनेपन यानी राष्ट्रवाद का भाव विकसित करने वाले निम्नलिखित कारण थे। पहला था आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यानी अंग्रेज विभिन्न प्रकार से आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब देखते हैं कि कौन कौन से आर्थिक शोषण हो रहे थे। अंग्रेजों ने विभिन्न तरीके से हम भारतीयों का शोषण किया, जैसे धन के निष्कासन से। धन का निष्कासन मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का धन लूट के अंग्रेज ले जा रहा था अपने देश में, अब बदले में हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। इसी को बोलते हैं धन का निष्कासन। जिस इस थ्योरी को बताने वाले थे दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो धन का निष्कासन यानी भारत का पैसा कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड, बदले में हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, इसी को बोलते हैं धन का निष्कासन। तो इसके द्वारा भारतीयों का शोषण हो रहा था। फिर दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था, तो आप जानते हैं कि अंग्रेज जब आया तो 3 प्रकार की व्यवस्था लाया। हाँ, मतलब 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था यानी टैक्स लेने का। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्रों में आप देखते हैं, फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, फिर महलवाड़ी बंदोबस्त। तो ये 3 प्रकार के बंदोबस्ती आया भारत में। तीनों में जो टैक्स लेने का दर था वो काफी अधिक था और काफी कठोर तरीका से टैक्स लिया जाता था, तो इससे भी शोषण हो रहा था। फिर था कुटीर उद्योगों का विनाश, जिसको बोलते हैं विऔद्योगिकरण। तो अंग्रेज के आने के पहले हमारा कुटीर उद्योग का डंका पूरे विश्व में बजता था, यानी भारत का कपड़ा विदेशों में बहुत डिमांड था। भारतीय कुटीर उद्योग के सामानों का पूरा विश्व में डिमांड था, लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे हमारे उद्योगों को नष्ट कर दिया और भारत को जो तैयार माल कपड़ा बेचते थे हम लोग, आप कपड़ा ना बेच के कपास बेचने लगे, धागा बेचने लगे, यानी कच्चे माल का हम लोग बेचने वाले बन गए, यानी निर्यातक हो गए। और तैयार माल जो अंग्रेज अपने फैक्ट्री में बनाता था कपड़ा, उसका हम लोग बाजार बन गए, यानी क्रेता बन गए। इसी को बोलते हैं कुटीर उद्योगों का विनाश, यानी औद्योगिकरण आया। कृषि का वाणिज्यिकरण, यानी भारत में वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया। वाणिज्यिक फसलों मतलब कैश क्रॉप, जैसे नील का हो गया, नील का उत्पादन किया जाता था, चाय का उत्पादन किया जाता था, ये सब क्या हो गया, अफीम का उत्पादन किया जाता था। ये था वाणिज्यिक फसलें, जिसका लाभ बिचौलियों को मिला और अंग्रेज को मिला, भारतीय किसानों को
नहीं मिला। लेकिन आज अगर कृषि का वाणिज्यीकरण किया जाता है, यानी कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है, तो लाभ मिलता है अंग्रेज हम लोग को, लेकिन उस समय बिचौलियों को अंग्रेज को मिल रहा था। इसीलिए तो जब नील चंपारण का जो विरोध हुआ था नील की खेती के लिए, तिनकठिया व्यवस्था से लोग बहुत परेशान थे, तो कृषि के वाणिज्यीकरण की अंतर्गत था। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, अंग्रेजों ने औपनिवेशिक नीतियों से भारत में अकालों की बारंबारता में वृद्धि हुई। ये सब शोषण हो रहा था विभिन्न प्रकार से, इससे अकाल की बारंबारता में वृद्धि हुई। यह अकाल प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित, यानी अंग्रेजों के नीतियों के कारण था। अकाल तो आता है, लेकिन ये अकाल की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की गलत नीतियों के कारण, शोषण के कारण। अंततः भारतीयों ने इस आर्थिक शोषण का विरोध किया, जिससे क्रमिक रूप से उनमें सामूहिकता यानी अपनेपन यानी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। चलिए दूसरा, राजनीतिक एकीकरण। जब अंग्रेज आया तो भारत में राजनीतिक एकीकरण भी किया। देखिए, अंग्रेजों ने पूरे भारत में एक प्रकार की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था लागू, पूरे इंडिया में एक प्रकार का नियम कानून लागू किया। दूसरी तरफ रेल का जाल बिछ गया, सब रेलवे से जुड़ने लगा। डाक का व्यवस्था किया, पोस्ट मतलब चिट्ठी ले जाने ये सब का, तार का, टेलीग्राम का विकास किया। इससे क्या हुआ, आपसी निकटता बढ़ा। इससे अंग्रेज को तो फायदा हो ही रहा था, लेकिन हम भारतीयों को क्या फायदा हुआ, इससे आपसी निकटता बढ़ गया। कोई कहीं जाना है, गुजरात से गांधी जी बिहार आ गए, तो कैसे आए, रेल के कारण ही। तो कनेक्टिविटी बढ़ी, इससे आपसी निकटता बढ़ा और सामूहिकता की भावना यानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो अंग्रेज ये सब काम किया था अपने फायदे के लिए, लेकिन उसका फायदा हम लोग को भी मिला कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अंग्रेज शिक्षा प्रणाली, अंग्रेज आया खास करके लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, जिसमें इंग्लिश को बढ़ावा दिया गया था कि इंग्लिश ही मीडियम रहेगा। तो अंग्रेज द्वारा जबरन भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा लादने से भारतीयों को अनजाने में कई लाभ हुए। अंग्रेज तो जानबूझ के अंग्रेजी शिक्षा लाया था ताकि भारतीय रंग रूप से तो काले या भारतीय ही रहे, लेकिन सोच से, विचार से वो अंग्रेज बन जाए, एक क्लर्क बन के रहे, उसके काम करे और उसका गुलाम बने हमेशा के लिए। ये उद्देश्य था उसका। लेकिन अनजाने में इससे भारतीयों को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, भारतीयों को देश दुनिया के बारे में पता चला कि दुनिया में क्रांति हो रही है। फ्रांस में क्रांति हो गई 1789 में, 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हो गई, अमेरिका में क्रांति हो गई। तो ये सब क्रांतियों के बारे में भारतीयों को पता लगने लगा। तो इससे क्या हुआ कि भारत में एक कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के कारण एकता का भाव आया। विदेश में जो घटनाएं थी उससे जानकारी से लोगों में अवेयरनेस आया। ठीक। अंग्रेजों की नीतियां जो गलत गलत नीतियां थी, उसने भी भारतीयों को उकसाया और लोगों को एकजुट किया। जैसे लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक प्रेस को गला घोटने वाला एक्ट था। इसमें प्रावधान था ऐसा कि कोई भी पत्रकार या कोई भी प्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकता, अंग्रेजों के विरुद्ध कोई छाप नहीं सकता, यानी बोलने की आजादी पर रोक था। ये था। इसके अलावा सिविल सेवा की प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष कर दिया गया। एक तो एग्जाम भी कर दिया गया इंग्लैंड, अब आईएएस का एग्जाम देना, पहले आईसीएस बोलते थे उसको, तो इंग्लैंड जाना होता था। अब सोचो इंग्लैंड जाना, वो भी अधिकतम आयु है 19 वर्ष। ठीक, यानी 19 वर्ष के पहले ही आपको आईएएस निकालना है। आज तो निकल ही नहीं रहा है, उस समय कैसे निकलेगा। तो ऐसा जटिल कर दिया गया था ताकि भारतीय लोग किसी भी रूप में एग्जाम न दे पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, न पास हो पाए। तो इससे लोगों में अधिक रोष था। 1905 में कर्जन जो बंगाल विभाजन करता है, वो बोलता है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से
बंगाल को बांट रहे हैं। लेकिन बंगाल को क्यों बांटा गया था? ताकि बंगाल की एकता को बर्बाद किया जाए, एकता को नष्ट किया जाए। तो इसके विरोध में हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन वगैरह शुरू हो जाता है। तो इससे सामूहिकता की भावना आता है और सामूहिकता की भावना से क्या आएगा? राष्ट्रवाद आएगा। फिफ्थ है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो भारत में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1928 में इसकी स्थापना करते हैं। इसके द्वारा सती प्रथा को खत्म किया जाता है। फिर प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग ये सब, गोपाल रानडे इसके सदस्य रहते हैं। फिर आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती, जो बोलते हैं वेदों की ओर लौटो, यानी वेद में क्या था? पुरुष और महिला में समानता था, हम लोग प्रकृति के नजदीक थे। तो इस तरह से जो बुराई थी समाज में, जो समाज बुराई थी, उससे विभिन्न प्रकार के संस्थाओं द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया, विभिन्न समाज सुधारी नेताओं के द्वारा। दयाराम साहनी हो गए, राजा राम मोहन राय, ये सब। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया, जिससे लोगों में सामूहिकता यानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है, यानी सामूहिकता का विकास होता है। पहला क्या था? आर्थिक शोषण जो हो रहा था उसके विरुद्ध हम लोग एकजुट हुए। फिर राजनीतिक एकीकरण आया, जो अंग्रेज जो विभिन्न प्रकार के काम किया था उससे राजनीतिक एकीकरण आया था। अंग्रेजी शिक्षा से हम लोग को विश्व के बारे में पता चलने लगा। फिर आपस में नेता एक दूसरे से बात करना सहज हो गया इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि नॉर्थ वाला साउथ से बात करना चाहेगा, तो कन्नड़ मलयालम में नहीं ना जानता है नॉर्थ वाला, लेकिन इंग्लिश मीडियम से कनेक्टिविटी बढ़ गई। अंग्रेजों की नीतियां, जो अंग्रेज गलत गलत नीति चल लगा रहे थे, उससे भी लोगों में रोष था, आपस में एकजुट हुए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उस समय बहुत सारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला, जिससे धर्म में जो बुराई आ गई थी, सती प्रथा था, बाल विवाह था, बहुत सारी बुराइयां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, समाज में नए नए विचारों को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ? सामूहिकता की भावना यानी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके क्या प्रभाव हुए, अथवा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां और क्यों हुआ? कोई भी प्रश्न आएगा जलियांवाला बाग से रिलेटेड, आपको यही देना आंसर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये डेट याद रखना है, ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव। इस दिन लोग बैसाखी का पर्व मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला मैदान में इकट्ठा हुए थे। बैसाखी का उस दिन पर्व था, तो जलियांवाला एक बाग है, वहां मैदान में सब इकट्ठा हुए थे, फेस्टिवल चल रहा था, मेला चल रहा था। लेकिन मार्शल लॉ लागू था, लोगों को पता नहीं था कि उस अमृतसर में मार्शल लॉ लागू है, तो लोग को पता नहीं था, सब चले गए मेला में। ठीक, लोग रॉलेट एक्ट और सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे, वहां सब बैठ के और मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में भाषणबाजी हो रही थी कि रॉलेट एक्ट बहुत ही कड़ा कानून है, काला कानून है इसका, और सत्यपाल और किचलू जो प्रमुख नेता थे वहां के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके विरोध में सब भाषण दे रहे थे, उसका बस शांतिपूर्ण भाषण दे रहे थे। जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोग मारे गए। जनरल डायर आया बिना कोई सूचना के कि आप लोग भागिए, मार्शल लॉ लागू है, होता है ना, इस तरह से बोलता कि आप लोग जल्द से जल्द खाली कीजिए, नहीं तो हम फायरिंग करेंगे। वैसा कुछ नहीं, बिना कोई सूचना के डायरेक्ट फायरिंग का आदेश दे देता है, इससे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा? इन निर्मम हत्या का देशव्यापी विरोध हो गया, क्योंकि देश में ये आग की तरह फैल गया। किस तरह से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जिनका कोई दोष नहीं है, उनको मारा गया, गोलियों से भून दिया गया। गांधी जी बहुत आहत हुए। गांधी जी ने इस हत्या के विरोध में कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। तो
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लगाई। तो ये उपाधि अंग्रेज दिया था गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को बहुत सपोर्ट करते थे। शुरू में प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती करने वाला सार्जेंट बोला गया है गांधी को, क्योंकि गांव-गांव जाकर गांधी जी लोगों को अंग्रेजों को सपोर्ट करने के लिए बोलते थे और सेना में भर्ती होने के लिए बोलते थे। इसलिए कैसर हिंद की उपाधि मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी नाइट की उपाधि मिला था। तो ये दोनों अपना-अपना उपाधि लौटा देते हैं, बोलते हैं कि ऐसे अंग्रेज का हम उपाधि नहीं रख सकते। अंग्रेजों का सदा सहयोगी रहने वाले गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो सहयोगी गांधी क्या बन गए? असहयोगी। ठीक, तो एक क्लियर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी आएगा तो लिख दीजिएगा क्या कब डेट था, क्यों हो रहा था और क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, फिफ्थ है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आपको वीडियो को 2 बार आप देखिएगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। 2 बार देखिएगा, अपने पास इसका हम टेलीग्राम में लिंक दे देंगे। सारा क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम में रहेगा, वहां से आप इसको उतार लीजिए और फिर सामने रखकर वीडियो को प्ले करके आप 1-2 बार देखिए। देखने से ही चीजें याद होती है, रिवीजन होता है। जब भी आपको मूड लगे रिवीजन करने का, इसको आराम से ऑन करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खिलाफत जो आंदोलन हुआ था क्या? प्रथम विश्व 14 से 18 चला, 19 में संधि हुआ था, ब्रिटेन की जीत हुई थी इस एवं ऑटोमन तुर्क की हार थी। इसमें जो मित्र राष्ट्र था और ट्रिपल अलायंस था, तो इसमें तुर्क की हार होती है। ठीक, तुर्की की जो हार होती है, जर्मनी की भी हार होती है, लेकिन जो तुर्की की हार होती है, तो ब्रिटेन ने 1919 में तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर दिया। तुर्की में एक खलीफा होता है जो तुर्की नहीं पूरे विश्व का धार्मिक गुरु और धार्मिक प्रधान होता था। सोचिए, पूरे विश्व के मुस्लिमों का एक खलीफा धार्मिक प्रधान होता है, वो कहाँ? तुर्की में रहता। इस पद को ही समाप्त कर दिया। अब पूरे विश्व का जो भी मुसलमान था उससे डायरेक्ट लिंक था, तो वो आहत हुए। इससे भारतीय मुसलमान भी आहत हो। तो मोहम्मद अली और शौकत अली 2 बंधु था, यानी भाई। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने खिलाफत समिति का गठन किया तथा 19 अक्टूबर 1920 को खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। उन्होंने इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से मिलाकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। तो आंदोलन तो मुस्लिमों द्वारा होता है, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा, लेकिन गांधी जी इसको अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि अंग्रेजों का जब फूट डालो और राज करो की नीति है, उसका तोड़ यही है कि हिंदू मुस्लिम को पास लाया जाए। तो ये गोल्डन मौका है, इसलिए असहयोग आंदोलन चलाए जिसमें खिलाफत का भी मुद्दा रखे और असहयोग आंदोलन पूरे भारत में शुरुआत करें। चलिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया, किस प्रकार किया? ठीक, ये प्रश्न है। 1919 में सर सिडनी रॉलेट, कौन? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कड़ा कानून बनाया गया था जिसे ही रॉलेट एक्ट बोला जाता है, यानी इनके नाम पर ही इसका नाम हो गया रॉलेट एक्ट। इसमें शक के आधार, सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता। उसकी अपील भी नहीं होती थी, न कानून के सामने पेश करना, सिर्फ शक के आधार पर। इस कानून को बिना वकील, नो वकील नो अपील नो दलील कहा गया। इसमें ना अपील होगा, ना वकील का राय लिया जाएगा, न दलील होगा, सीधे जेल। गांधी जी ने इसे कड़ा कानून को क्या बोला? काला कानून, ब्लैक लॉ। पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा।
इसके विरोध में गांधी जी ने पूरे भारत में रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत, यानी रॉलेट जो कानून बना था उसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 1919 में गांधी जी कर देते। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बहिष्कार के विचार का क्या अर्थ है। बहिष्कार, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। ठीक, बहिष्कार मतलब विरोध करना, बहिष्कार मतलब बाइकआउट करना, यानी किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं यानी उसका विरोध कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं बाइकआउट करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को कई चीजों का बहिष्कार अर्थात विरोध करने को कहा, जैसे विदेशी वस्तु को बोला, विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया जाए, यानी विदेशी कपड़ों को जलाया जाता था। ठीक, ब्रिटिश संस्थाओं, जैसे ब्रिटिश संस्था हो गया, शिक्षण संस्था हो गया, या उन लोग का न्यायालय हो गया, ये सब का विरोध करना। सरकारी एवं गैर सरकारी समारोहों का भी बहिष्कार करना, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार। तो असहयोग आंदोलन के समय दो प्रकार का कार्यक्रम था, इसको अच्छा से समझिए, डायग्राम से समझिए। आपको तो लिखना यही है लेकिन आप समझ जाइए पूरा, आपका प्रश्न है इससे। ठीक, यानी नकारात्मक, तो असहयोग आंदोलन का दो कार्यक्रम था, ये डायग्राम आप दे दीजिएगा। ठीक, डायग्राम अगर आप डालते हैं छोटे छोटे डायग्राम, जो भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें मार्क्स आपका ऐड हो जाएगा, मार्क्स आपका पूरा के पूरा आएगा और टीचर के माइंड में जाएगा कि ये बहुत डिफरेंट तरीका से प्रेजेंट किया है, तो आपका मार्क्स सब में एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ओवरऑल मार्क्स बहुत अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से आप सिर्फ रनिंग लाइन लिखिएगा सारा क्वेश्चन, तो टीचर को जांचने वाला को मजा नहीं आएगा। सिर्फ डायग्राम दे दीजिएगा, डायग्राम से बहुत खुश होगा। तो सिंपल सा डायग्राम कुछ कुछ बनाइए, मैप बनाइए, ये सब से ही मार्क्स उठता है। लिखता तो सब है लेकिन कुछ लिखता है ऐसा कि टॉप हो जाता है। तो अगर टॉप करना है तो आपको डायग्राम देना होगा, मैप देना होगा, पॉइंट में आंसर देना होगा। मात्र 3 चीज ही आपको टॉप कराएगा। ये 3 चीज आप नहीं करते हैं, कितना अच्छा आंसर लिख ले आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं, या बहुत अधिक नंबर नहीं ला सकते। तो उसके लिए करना होगा पॉइंट में आंसर। 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट, देखिए कोशिश कर रहे हैं हम अधिकतर पॉइंट में आंसर बनाने का, तो पॉइंट में बनाते हैं। फिर डायग्राम इस तरह से बनाइए, कुछ भी सिंपल सा डायग्राम। फिर कहीं जरूरत हो तो मैप से प्रेजेंट कीजिए। ये 3 काम कीजिए। और तीसरा है स्पष्ट लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, राइटिंग अच्छा कीजिए, तो मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया उसके दो कार्यक्रम थे, एक थे सकारात्मक कार्यक्रम, एक थे नकारात्मक कार्यक्रम। तो कंस्ट्रक्टिव था, ये था डिस्ट्रक्टिव वर्क। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या क्या था उनका, स्वदेशी पर जोर, यानी स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं, स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी सारा चीज स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी चीज का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। ठीक, हिंदू मुस्लिम एकता पर भी, अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे, तो उसका तोड़ क्या था, हिंदू मुस्लिम में एकता। तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, आपस में मिल के रहेंगे, तभी तो अंग्रेज से लड़ेंगे। आपस में ही लड़ेंगे, उसी का तो फायदा उठा के अंग्रेज हम लोग पर शासन करते आ रहा। ठीक, तो चरखा का प्रयोग को बढ़ावा देंगे। चरखा क्या करेगा, आदमी को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। ठीक, शराबबंदी, शराब के कारण महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, फिजूल खर्ची बढ़ रहा था, सामाजिक कुरीतियां आ रही, तो शराबबंदी, ये सब अस्पृश्यता के पर रोक, अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी थी, खास करके अनुसूचित जनजाति या जिसको दलित बोलते हैं उसके प्रति, तो वो सबको खत्म करना, ये सब सकारात्मक कार्यक्रम था। नकारात्मक या विध्वंसात्मक कार्यक्रम कौन कौन था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन में जितना भी कपड़ा था वगैरह, ये सब विदेशी कपड़ा, उसको विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों को होली जलाया जाता है पूरे गांव में। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश संस्थाओं, शिक्षण संस्थान, न्यायालय कोई भी ब्रिटिश संस्था है उसका विरोध करना। सरकारी गैर सरकारी जितना भी समारोह हो रहा है उसमें भाग नहीं लेना, विरोध करना। कोई भी बाहर से आ रहा है
तो उसका स्वागत नहीं करना। शिक्षण संस्थाओं, जो विदेशी शिक्षण संस्थाएं थे, उसका विरोध करना। ठीक, विदेशी शिक्षण संस्थाएं, आपके विदेशी शिक्षण संस्थाओं का विरोध। ठीक, महात्मा गांधी ने 1920 में अखिल भारतीय असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के लिए था। यह पूर्णतः अहिंसक तथा स्वदेशी को अपनाने एवं विदेशी के बहिष्कार पर आधारित। इसका दो मुद्दा था, पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए, स्वदेशी को अपनाएंगे और विदेशी का बहिष्कार करेंगे। ठीक, यानी हिंसा नहीं करेंगे। 5 फरवरी 1922, ये डेट याद रखना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी स्थान पर आंदोलनकारी हिंसक हो गए। किस स्थान पर? चौरा चौरी। ये कहाँ है? यूपी का गोरखपुर। और एक पुलिस थाने को आग लगा दी। तो पुलिस थाने को ही जो आंदोलनकारी थे उग्र हो गए, आग लगा दिए, जिसमें लगभग 27 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इससे क्या हुआ? इस घटना से गांधी जी को लगा कि जो अहिंसक आंदोलन है वो हिंसक होता चला जाएगा। आज यहाँ हुआ, कल दूसरी जगह हुआ, फिर क्या होगा? अंग्रेज इसे निर्ममता से कुचल डालेंगे। अतः गांधी जी ने 11 फरवरी, 5 फरवरी को घटना हुआ, लगभग 6 दिन बाद, 6 5 11, 6 दिन के बाद आंदोलन वापस ले ली। गांधी जी को लगा कि अगर हिंसक हो गया और धीरे धीरे सब जगह हिंसक हो जाएगा तो अंग्रेज इसको और निर्ममता से कुचलेगा। इसके बाद लोगों का मनोबल टूट जाएगा। तो गांधी जी इसलिए आंदोलन को वापस ले लेते। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न है, कारण बताइए क्यों शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ गया। जब आंदोलन चल रहा था तो शहर में क्यों ये धीमा पड़ जाता है? शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा पड़ जाने के निम्नलिखित कारण थे। गांधी जी ने आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में तो कूद पड़े, परंतु शिक्षा एवं रोजगार का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं था। यानी ऐसा नहीं कि वहां छोड़े तो गांधी जी सबको स्कूल, नया स्कूल दे दिए या स्वदेशी स्कूल उतना खुल गया, वैसा नहीं था। लोग वहां रोजगार, अंग्रेज का नौकरी छोड़ दिए तो गांधी जी रोजगार दिए, ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक, लोग लंबे समय तक अपना रोजी रोटी छोड़कर आंदोलन में बने रह सकते। आप खुद ही सोचिए, कोई 1 महीना 2 महीना दे सकता है गांधी जी को आंदोलन के लिए, यहाँ तो 2 साल हो गए। तो इतना लंबा जब समय होने लगा तो लोगों में लगा कि इतने समय तक हम अपना रोजी रोटी छोड़ के कैसे बने रहेंगे, क्या खाएंगे। तो ये स्थिति हो गया। तो अंततः क्या हुआ? शहरों में छात्र स्कूल कॉलेजों में, ठीक, शहर में क्या हुआ? छात्र जो थे स्कूल कॉलेज में और वकील अदालतों में लौटकर सरकारी व्यवस्था में फिर सहयोग देने लगे। फिर दूसरा था, भारतीय खादी कपड़े विदेशी कपड़ों से महंगे होते थे। इस कारण से शहर के गरीब पुनः विदेशी मिलों के कपड़े पहनने लगे। देखिए, गांव में तो चरखा लोग चला के अपना कपड़ा बना रहा था, लेकिन टाउन वाला क्या खरीदता था? तो देखेगा कि भारतीय खादी खरीदे कि अंग्रेज का कपड़ा खरीदे। अंग्रेज का कपड़ा अगर सस्ता पड़ेगा तो कोई भी सस्ता ही खरीदता है। राष्ट्रवादी कोई भी नहीं होता, उपभोक्ता हमेशा अपना फायदा देखता है। आज भी हम लोग जाते हैं तो चाइनीज सामान खरीद के ले आते हैं, ये नहीं देखते कि मेड इन इंडिया ही खरीदना है। जो सस्ता मिलता है उसको हम लोग खरीदते हैं कि नहीं? तो उस समय भी लोग यही सोचा कि जो खादी महंगा है इसको क्यों खरीदे, तो अंग्रेज का ही कपड़ा खरीदने लगा शहर में। कुछ लोग लंबे जन संघर्ष से उब चुके थे। अब स्वाभाविक है, जन संघर्ष 2 साल तक चल रहा था, इतना लंबा आंदोलन चलेगा और कोई अभी डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग तुरंत आजाद होने वाले, तो क्या लोगों में जोश ठंडा होगा? शहरी नेता चुनाव में भाग लेना चाहते थे। कुछ नेता थे जैसे सीआर दास हो गए, मोतीलाल नेहरू, ये सब चाहते थे कि चुनाव में भाग लेके विधानसभा विधायिका का अंग बने और वहां सुधार करे और अपनी मांग को रखे, ये भी था। तो ये सब कारणों के कारण असहयोग आंदोलन टाउन में धीमा पड़ गया। ठीक,
गांधी जी ने गांधी जी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति और प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। व्याख्या करें। 17 में आया है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित किया। इसी समय उन्होंने यह विचार व्यक्त किया। उनका कहना था कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता के बिना देश में राष्ट्रवाद संभव ही नहीं। तो ये कोटेशन बोले हैं कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। किस समय बोले हैं? असहयोग आंदोलन के समय। कि जब तक आप बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगा, प्रेस की स्वतंत्रता यानी विचार को लिख के पेपर के माध्यम से व्यक्त करने का मौका नहीं मिलेगा, हम लोग को संगठन बनाने की मौका नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्रवाद संभव है? नहीं है। तो बिना देश में राष्ट्रवाद संभव ही नहीं। और बिना राष्ट्रवाद के जब तक सामूहिकता नहीं आएगा, लोगों में प्यार नहीं होगा, एकजुटता की भावना नहीं आएगी, स्वराज के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्यों फैसला किया? तो इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर कर देते हैं। असहयोग आंदोलन पूरे देश में पूरे जोरों पर चल रहा था जब महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी से वापस लेने का फैसला किया। इस आंदोलन के वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। गांधी जी शांति एवं अहिंसा के समर्थक। उनका थ्योरी था शांति और अहिंसा से ही आजादी लेंगे। जब वे चौरा चौरी कांड के बारे में सुने तो उन्हें लगा आंदोलन अब हिंसक होता चला गया। जो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी यूपी के गोरखपुर में एक जगह है जहां थाना को ही जला दिया गया था। तो जो आंदोलन हिंसक होने लगा, इससे इसे समय रहते ही वापस ले लेना जरूरी है। उनको लगा कि अभी ही समय है, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, नहीं तो और हिंसक होता चला जाएगा। दूसरी तरफ उनका मानना था कि लोग यदि इसी प्रकार हिंसक होंगे तो अंग्रेजी सरकार इसे क्रूरता से दबाएगी, जिससे लोगों का मनोबल सदा के लिए टूट जाएगा। अब होगा क्या? धीरे धीरे और जगह हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। अब हिंसक आंदोलन हो तो अंग्रेज के पास तो हथियार है, तोप है, मशीन गन है, तो वो उससे क्रूरता से दबाएंगे। तो बहुत जगह जलियांवाला बाग जैसा कांड होगा। इससे क्या होगा? लोगों का मनोबल इतना गिर जाएगा कि कल के दिन में अगर आंदोलन गांधी जी शुरू करेंगे तो कोई घर से निकलेगा नहीं, निकलेगा, डर जाएगा। ठीक। तो गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, आगे सोचते थे। गांधी जी यह भी महसूस कर रहे थे कि आंदोलन लंबा चलने से लोगों में जोश कम रहा। 2 साल हो गया, 2 साल कोई अपना घर बार छोड़ के, अपना रोजी रोटी छोड़ के, स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ के कितना समय तक गांधी जी के आंदोलन में साथ दे, ये स्थिति हो रही थी। और उनकी भागीदारी कम रही थी। आखिर कब तक लोग स्कूल कॉलेज व नौकरी छोड़कर आंदोलन में सक्रिय रह सकते थे? तो इन कारणों से क्या हुआ? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। ठीक, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए? तो यही 2-3 कारण था। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए तरीके को निम्न डायग्राम द्वारा समझा जा सकता है। आपको बताए थे असहयोग आंदोलन का 2 कार्यक्रम था, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक तरीका। एक सकारात्मक कार्यक्रम, एक नकारात्मक कार्यक्रम। तो सकारात्मक में क्या था? स्वदेशी वस्तु पर बल, स्वदेशी कपड़ा पहनना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ये सब था। हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी। हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी। चरखा को बढ़ावा दिया जाता था। शराबबंदी, ये सबको बढ़ावा दिया जाता। शराबबंदी, शराब, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था, इसके कारण शराबबंदी को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो ये सब सकारात्मक कार्यक्रम थे। दूसरी तरफ नकारात्मक कार्यक्रम यानी डिस्ट्रक्टिव वर्क क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी विदेशी कपड़ों को जलाना, विदेशी वस्तुओं का होली जलाना। ठीक। ब्रिटिश संस्थाओं जितने भी हैं, न्यायालय वगैरह, सबका विरोध करना। सरकारी गैर सरकारी समारोह का विरोध करना। जो ब्रिटिश का शिक्षण संस्था था उसका भी विरोध करना, ये सब था। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या थे? भारत में इसका विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो साइमन कमीशन
क्या था, भारत में इसका विरोध क्यों किया? तो इंग्लैंड की टोरी सरकार ने एक वैधानिक आयोग का गठन किया था जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम हुआ था साइमन कमीशन, जो 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आया था। तो उसी का विकास को ये देखने के लिए आया था 20 साल के बाद। ठीक, तो सर जॉन साइमन थे इसके अध्यक्ष, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोला गया। इसमें था क्या, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और सभी के सब अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन बोला गया। अब देखिए बाहर से आ रहा है कोई टीम कि भारत को देखते हैं कि भारतीय लोग शासन व्यवस्था को सही से चलाने योग्य हैं कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए, और सब के सब अंग्रेज। तो ये तो गलत ना था, भारतीयों को भी शामिल करना चाहिए था, तो इसलिए इसका विरोध हुआ। इस कमीशन का उद्देश्य था भारत में संवैधानिक विकास की जांच करना। जो 1919 एक्ट आया था उसके विकास को जांचना था, अर्थात भारतीय खुद शासन व्यवस्था संभालने योग्य है या नहीं। हम लोग शासन व्यवस्था को संभालने योग्य है नहीं, वो अंग्रेज चेक करेगा। सोचिए, ऐसा था। तो अंग्रेज चेक करेगा, सातों के साथ वो अंग्रेज रहेगा, तो अपने फेवर में ही नहीं फैसला देगा कि भारतीय इस योग्य नहीं, भारतीय तो मूर्ख है, यही ना बोलेगा। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इसके विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा। जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां यही नारा लगा, साइमन कमीशन गो बैक। बहुत विरोध हुआ भारत में इसका। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गया, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती। तो इसी समय जब लाला लाजपत राय को बहुत चोट लगती है, लाठी से मारा जाता है, तो ये बोलते हैं कि मेरे सीने पर पड़ा हुआ प्रत्येक लाठी अंग्रेजों के ताबूत का कील साबित होगा। और हुआ। और फिर हम देखते हैं भगत सिंह अंग्रेजों के तत्कालिक अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेते हैं। यही सैंडर्स था जो लाला लाजपत राय को लाठी से मारा था। इसका बदला कौन लेते हैं? भगत सिंह। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नमक क्या था? सिंबल था। क्यों नमक को ही गांधी जी आधार बनाए, और चीज का आधार बना सकते थे? इसके पीछे क्या था, वो कारण को भी देखेंगे। चलिए, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को तत्कालीन वायसराय इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांग रखा। इरविन को 11 मार्च तक का समय दिया। 11 को मांग रखे थे 31 जनवरी 1930 को। अब बोले 11 मार्च तक इसको मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो हम आंदोलन करेंगे। 11 मार्च तक वायसराय ध्यान नहीं दिया, बोला कि सोचा कि गांधी जी क्या करेंगे, तो नहीं माना। तो ठीक एक दिन बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथी के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ करते। साबरमती यहाँ है और दांडी कहाँ? यहाँ। ठीक, तो यहाँ की यात्रा प्रारंभ करते। प्रत्येक दिन 10-10 मील चलते थे, दूसरे गांव में जाते थे, वहां खाना पीना और भाषण देते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। और 78 साथी के साथ यहाँ चले थे। हर दिन करते करते यहाँ आते आते 24 दिन लग गया, 6 अप्रैल को पहुंचे। जहाँ 78 साथी से चले थे, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, और सब मिलके यहाँ जाके नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बनाते हैं। और नमक सत्याग्रह यहीं से शुरू होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च अलग है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च से शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। दांडी मार्च के खत्म होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ से होता है। तो कोई भी पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आपको बोलना होगा 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 से। तो 24 दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, जब यहाँ पहुंच जाते। चलिए, गांधी जी ने जानबूझकर नमक को आधार बनाया, क्योंकि नमक
सभी से जुड़ा था। अब देखिए अमीर को भी उतना ही नमक पसंद है जितना गरीब को, अमीर के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गरीब के लिए। ऐसा तो नहीं अमीर ज़्यादा खाता है, गरीब कम खाता है, तो सबके लिए ज़रूरी था। हिंदू के लिए भी ज़रूरी था, मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी था। ख़ास करके महिलाएँ इससे जुड़ी हुई थी। तो जब नमक को आधार बनाए तो महिलाओं का सपोर्ट बहुत मिला। इसलिए आप देखिएगा असहयोग से सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही, क्योंकि उनका मुद्दा उठाया गया था। नमक कर को समाप्त करना गांधी जी का महत्वपूर्ण मांग था। सफलतापूर्वक नमक यात्रा चलाकर एवं नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपना सत्याग्रह तरीके से जवाब दिया। तो इस प्रकार वो जवाब देते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया? तो विभिन्न वर्ग विभिन्न उद्देश्यों से हिस्सा लिए थे। सबका अलग अलग उद्देश्य था, क्योंकि सब अलग अलग रूप में टॉर्चर हो रहे। ठीक, चलिए विभिन्न वर्गों और समूहों ने अपने अपने हित को ध्यान में रखकर आंदोलन में भाग लिया, क्योंकि स्वराज के मायने सभी के लिए अलग अलग थे। यानी सबका था कि हमें जो टॉर्चर किया जा रहा है उससे आजादी। व्यावसायिक वर्ग सोच रहे थे कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन से हमारे उद्योग को फलने फूलने का मौका मिलेगा, होगा ना। जो भारतीय व्यवसायी थे वो सोच रहे थे कि विदेशी वस्तुओं को जलाया जाएगा और स्वदेशी वस्तुओं को खरीदा जाएगा, तो स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन क्यों न किया जाए। तो व्यवसायी वर्ग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस को सबसे अधिक व्यवसायी वर्ग पैसा दिया है आंदोलन को चलाने के। बिरला ये सब जितना थे वो सब आंदोलन को बहुत अधिक पैसा फंडिंग करते हैं। ठीक, इसलिए व्यावसायिक वर्ग आंदोलन में कूदे तथा कांग्रेस को भी आर्थिक मदद की। इस प्रकार धनी किसानों के लिए स्वराज कार्ड था। जो किसान थे उसको लग रहा था कि स्वराज मिलेगा तो भारी लगान से हमको मुक्ति मिल जाएगा। ठीक, महिलाओं के लिए स्वराज कार्ड था। भारतीय समाज में पुरुष के साथ बराबरी तथा शराब मुक्त समाज हो जाएगा। शराब से उन लोग बहुत परेशान थे। ठीक, गरीबों को लग रहा था कि हमें स्वराज मिलेगा तो हमारे पास अपनी जमीन हो। उसका जमीन तो अंग्रेज छीन लिया था, साहूकार छीन लिया था। बेगार, जो बेकार मतलब होता है बिना पैसा के जो काम करना पड़ता था गरीबों को, उस सब से मुक्ति मिलेगा। लोगों का जीवन स्टैंडर्ड अच्छा होगा, गरीबी से मुक्ति मिलेगा, ये लग रहा था। औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग थे, जो लेबर वर्ग थे, इसे उच्च वेतन या अच्छी कार्य स्थिति के रूप में देखते। उनको लगता था अच्छा वेतन हम लोग को मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। अच्छा, इस प्रकार सब मिलके अपने अपने उद्देश्य, सबका क्या था, अपना अपना उद्देश्य था। सबको लग रहा था कि स्वराज मिलेगा तो हमको ये फायदा होगा। ठीक, इस प्रकार स्वराज का अर्थ भारत के विभिन्न वर्गों और समूहों के लिए अलग अलग था। जैसे महिला के लिए शराब मुक्त समाज हो जाएगा, व्यवसाय के लिए अलग था, औद्योगिक श्रमिक के लिए अलग अलग महत्व रखता था। राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, चर्चा की। ये 10 में आया है, 14 में, 19 में। भारत के विभिन्न नेता विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते। जैसे अम्बेडकर थे तो दलित वर्ग जो SC ST है, गरीब वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व करते थे। जबकि जिन्ना किसके, मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग कर ये अपने अपने समुदाय का जीवन स्तर सुधारना कर चाहते थे। अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों का स्थिति सुधरेगा, जिन्ना चाहते थे मुसलमानों का स्थिति इससे सुधरेगा। गांधी जी बड़े दूरदर्शी थे, वह अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति को समझते थे। इसलिए गांधी जी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करते हैं। गांधी जी जानते थे कि पृथक निर्वाचन अगर दे दिया जाएगा तो इससे हिंदू धर्म भी बढ़ जाएगा। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट प्रश्न उसी से रिलेटेड है। पूना समझौता, पूना पैक्ट होता है, उस पर टिप्पणी लिखी। इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखिए। ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय, जिसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड, की घोषणा की। इसके तहत सभी अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया। मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था, जितना भी अल्पसंख्यक था, दलित हो गया, ये सब सबको पृथक निर्वाचन दिया जाए। ठीक, डॉक्टर अम्बेडकर
का मानना था कि दलित वर्ग सदियों से शोषित है, सदियों से हिंदू में उसको शोषण किया जा रहा है, सभी उच्च वर्गों द्वारा दलितों का शोषण हो रहा है। उनका उत्थान राजनीतिक सशक्तिकरण के द्वारा ही हुआ। अतः उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो दिया जा रहा था मैकडोनाल्ड के द्वारा, उसको पुरजोर समर्थन किया। अब गांधी जी को बहुत लग गया, तो दूरदर्शी थे, उनको लग रहा था हिंदू धर्म भी दो भाग में बट जाएगा, एक भाग में दलित दलित के नेतृत्व में चला जाएगा, एक भाग मतलब दलित अलग हो जाएंगे, SC ST हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। तो अंबेडकर और गांधी जी में इस बात को लेकर गंभीर विवाद पैदा हो गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन की शुरुआत प्रारंभ कर दिए कि अगर ये पास हो जाएगा तो हम बिना खाए पिए हम मर जाएंगे, लेकिन इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, गांधी जी का ही कहना। इस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल, जो महाराष्ट्र में यरवदा जेल है, वहीं बंद थे। देश की जनता अपने प्रिय नेता के प्राण की रक्षा के लिए बड़ी चिंतित होगी। उनको लगा आमरण अनशन कर रहे हैं गांधी जी, कहीं ना मर जाए, ठीक। तो इसके लिए वो चिंतित थे। तो मदन मोहन मालवीय के प्रयास बेसिकली के द्वारा गांधी जी अंबेडकर में एक समझौता हुआ, जिसको बोलते हैं पूना समझौता, ठीक। ये हुआ 1900 कितना, पूना पैक्ट। इसके तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। अंग्रेजी सरकार ने भी इसे बात को मान लिया। इसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ने अपना उपवास समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उसके बाद 31 में एक पूना पैक्ट आता है, और पूना पैक्ट होता है गांधी जी और किसके बीच में, अंबेडकर के बीच में। तो इसके तहत क्या किया जाता है, आरक्षण को दे दिया जाता है, यानी पृथक निर्वाचन को खत्म करके सीटों को बढ़ा दिया जाता है, दलितों को रिजर्वेशन दे दिया जाता है पृथक निर्वाचन में देकर। तो इस पर इसे ही पुनः समझौता करते हैं। तो इस प्रकार लगभग सारे प्रश्न को बखूबी समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, अगर आप 2 बार इस वीडियो को देखते हैं तो आपको मोटा मोटी सारा प्रश्न याद हो जाएगा, याद करने का उतना प्रेशर नहीं होगा। तो इसको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और वीडियो बनेगा जिसमें ओवरऑल टॉपिक को बताया जाएगा, तो आपका कंसर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी पूरा टॉपिक एक वीडियो में कवर, फिर दूसरे वीडियो में क्वेश्चन आंसर जो आपको एग्जाम में लिखना है उसको समझाया जाएगा। तो इस प्रकार वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। थैंक्स।